दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक नई नवेली दुल्हन सीमा की कहानी। सीमा की नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उसके हस्बैंड की एक नए शहर में प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हो गया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद हुए इस प्रमोशन से पूरा परिवार बहुत ही खुश था और सीमा को अपने परिवार के लिए लकी भी समझते थे। तो सीमा अपने छोटे से परिवार के साथ एक नए शहर में रहने के लिए आ जाती है। उनको कंपनी का एक एजेंट शहर के बीचों बीच एक जगह पे बहुत ही खूबसूरत घर भी दिलवा देता है। सीमा अपने सास ससुर और ननद के साथ और अपने हस्बैंड के साथ अपने नए घर में रहने के लिए आ जाती है। बस घर में आए दूसरे ही दिन सीमा बाहर तुलसी के पेड़ पर पानी दे रही होती है कि वो दूर थोड़ी सी एक अजीब व गरीब महिला को खड़े हुए देखती है। वो नए शहर में आई है तो सोचती है क्यों ना आस पड़ोस वालों से दोस्ती कर ले। वो उन्हें देख के मुस्कुरा देती है, पर वो उसे देखकर गंभीर हो जाते हैं और हिलाकर हाथ उसके अपने पास बुलाते हैं। सीमा को थोड़ा अजीब सा लगता है। वो बस आगे बढ़ रही होती है कि पीछे से उसकी सास उसको बुलाती है। सीमा पीछे मुड़ के देखती है और फिर आगे देखती है तो आगे कोई नहीं है। सीमा थोड़ी हैरान होती है कि इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई। बाद में वो इसको भूल भी जाती है। उसी रात को सीमा अपने कमरे में सो रही होती है। प्रमोशन के बाद पति का काम थोड़ा बढ़ गया होता है। नए ऑफिस में उनको थोड़ा लेट हो जाता है। सीमा को अचानक से बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसको बुला रहा है। सीमा, सीमा। सीमा उठती है और सोचती है ना ये उसकी सास की आवाज़ है और ना ही ननद की। फिर कौन उसे उसके नाम से बुला रहा है? अभी तो इस शहर में उसको कोई नहीं जानता। ऐसे हैरानी में वो कमरे का दरवाज़ा खोलती है और बाहर आती है तो आवाज़ थोड़ी ही दूर आगे जैसे उसको सुनाई देता है, सीमा, सीमा। सीमा झांक के देखती है। पास के कमरे में सास और ननद तो आराम से सो रहे हैं। फिर उसे थोड़ी और हैरानी होती है। वो अच्छे से कान लगा के सुनती है तो बाहर किसी के चलने की आहट उसे सुनाई देती है। सीमा एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है। वो ज़्यादा डरती और घबराती नहीं है। वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाती है और पूछती है, कौन कौन बुला रहा है मुझे? तो देखती है थोड़ी आगे एक साया सा जैसे धीरे धीरे चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। सीमा उस साए का पीछा करती है और पूछती है, कौन हो तुम? इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे बुला रही थी क्या? मुझे जानती हो? तो साया और आगे बढ़ते हुए एक पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो जाती है। वो एक कांटे वाला पेड़ है, जैसा पेड़ पहले कभी सीमा ने देखा भी नहीं था। वो उसे कोई जंगली पेड़ समझ लेती है और हैरानी से उसके तरफ देखने लगती है। तभी अचानक लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सीमा उसे वहाँ आसपास ढूंढने की कोशिश करती है पर वो उसे देख नहीं पाती। तभी उसे मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देता है और वो देखती है कि उसका पति वापस आ गए हैं। वो सीमा को खुद इतनी रात के बाहर खड़े देखकर हैरान हो जाते हैं। तब सीमा उन्हें सारी बात बताती है। वो थोड़े हैरान होते हैं पर फिर बोलते हैं, शायद ये नई जगह है इसीलिए तुम्हें कोई वहम हो गया होगा, चलो अंदर चलो। और सीमा और उसके हस्बैंड अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सीमा जब फिर से वही तुलसी के पेड़ के पास खड़ी होती है तो उसे सामने वाले मोहल्ले में खिड़की के पीछे से कोई उसको झांकते हुए नज़र आता है। सीमा थोड़ी हैरान होती है पर अच्छे से देखने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि वही औरत जो उसके पिछले वाले दिन उसे बुला रही थी
वही उस खिड़की से उसे झांक के देख रही है। सीमा उनको और गौर से देखने की कोशिश करती है, पर तभी उसके पीछे से उसकी ननंद आ जाती है और बोलती है, चलो भाभी, बहुत भूख लगा है, खाना लगा दो, भैया को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सीमा फिर से काम में भूलकर आगे चली जाती है। उस दिन रात को भी उसके हस्बैंड को लेट होता है और सीमा सुनती है वही आवाज़, इस बार थोड़ी सी ज़्यादा गहरी और डरावनी, जैसे कोई उसको डराने की कोशिश कर रहा है। सीमा, सीमा। सीमा निकल के बाहर हिम्मत के साथ आती है और सोचती है, आज तो मैं वो कौन है पता लगा के रहूँगी जो इस नई जगह पे मुझे तंग कर रहा है। वो चारों तरफ देखती है तो अचानक दूर एक साए पर उसकी नज़र फिर से पड़ती है। साए का चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ है और उसके पैर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ आगे बढ़ रहा है। सीमा उसके पीछे निकलती हुई जाती है। वो साया फिर से वही पेड़ के पास जाके पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है। सीमा इस बार पेड़ के चारों तरफ उसको अच्छे से ढूंढने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसको लगता है जैसे उसके ऊपर कुछ है। सीमा ऊपर की तरफ देखती है तो एक लंबी सी चोटी पेड़ के शाखाओं के अंदर से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रही उसको नजर आती है। वो थोड़ी सी घबरा जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। वो सोचती है कहीं उसका वहम तो नहीं। तभी अचानक से उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो घूम के पीछे खड़ी होती है तो देखती है उसकी ननंद उसके पीछे है। वो बहुत घबराई हुई होती है। वो बोलती है, भाभी, आप यहाँ इतनी रात के क्या कर रहे हो? और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ पे चढ़ रहा था। सीमा बोलती है, कौन पेड़ पे चढ़ रहा था? तुमने किसी को देखा? तो ननंद घबरा के बोलती है, भाभी, हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की थी और वो छिपकलियों की तरह उल्टा होके पेड़ पे टकाटक चढ़ गई। मैं एकदम से घबरा गई और आपके पास आ गई। तब सीमा और उसके ननंद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ी दूर उस पेड़ से आगे निकल आते हैं। जब आसपास वो किसी को नहीं देखते तो थोड़ी हिम्मत से एक दूसरे से बात करते हैं। सीमा बोलती है, देखो, हम लोग थोड़े से घबरा रहे हैं क्योंकि हम अकेले हैं और इस शहर में नए हैं, वरना ऐसा कौन हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है शायद कोई चोर होगा, इस तरह से भेष बदल के हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा होगा। कुछ तो ऐसा होगा, वरना आजकल के ज़माने में ऐसे कोई भूत प्रेत होते हैं क्या? दोनों एक दूसरे को फिर भी थोड़ा हिम्मत देते हुए बात करते हैं और फिर घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों ही सोचते हैं कि अगर वो ये बात किसी और को बताएंगे तो वो तो यकीन भी नहीं करेगा और उनका मजाक भी उड़ाएगा। और सीमा जाके अंदर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी ननंद रिमी को फिर से जैसे कुछ आहट सुनाई देती है। रिमी बाहर निकलती है और देखती है कि भाभी तो अंदर सो रही है, लेकिन आहट आवाज़ बाहर से आ रहा है। रिमी को लगता है कहीं भैया तो नहीं आ गए। उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और भैया ही आ गए हैं सोच के वो दरवाज़ा खोल देती है। तभी अचानक उसे दूर एक साया दिखाई देता है। रिमी को लगता है या तो वो चोर है या फिर पता नहीं कौन। वो भाभी को बुलाने के लिए बस अंदर पलटती ही है कि झट से वो साया आके उसके सामने खड़े हो जाता है। रिमी घबरा के पीछे हटती है तो दरवाज़ा अपने से बंद हो जाता है। रिमी घबरा के बाहर की तरफ भागती है और उसे लगता है कि उसके पीछे से जैसे कोई उल्टा रेंगता हुआ दौड़ के आ रहा है। और ठीक रिमी उस पेड़ के नीचे पहुंच रही होती है कि ऊपर से वही लंबी सी चोटी नीचे आती है और रिमी को पूरी तरह से फांस देती है।
वो लंबी सी चोटी उसके गले में लपट जाती है और उसे ऊपर की तरफ खींच लेती है। रिमी जोर से चीखती है, मगर उस सुनसान रात में उसकी चीख किसी को नहीं सुनाई देती। थोड़ी देर बाद रिमी के भाई और सीमा के हस्बैंड घर पहुंचते हैं। तब वो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है। वो बहुत हैरान होते हैं। दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं तो देखते हैं अंदर से खुला है। पहले तो वो सोचते हैं कि शायद किसी ने बदमाशी करके अंदर से बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया होगा, लेकिन जब वो अंदर आते हैं और देखते हैं कोई नहीं है और दरवाज़ा अंदर से खुला ही है, वो भी घबरा जाते हैं और वो ज़ोर से बोलते हैं, मम्मी, पापा, रिमी, सीमा, कहाँ हो तुम लोग? ये दरवाज़ा बाहर से क्यों बंद है? तब उसके माता पिता और सीमा बाहर आ जाते हैं, पर रिमी नहीं आती। सीमा पूछती है, क्या हुआ जी, आप अंदर कैसे आए? तो वो बोलता है, दरवाज़ा तो बाहर से बंद था, अंदर से तो खुला ही था। सीमा बोलती है, कैसे हो सकता है? मैंने और रिमी ने तो दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। उसके हस्बैंड पूछते हैं, रिमी कहाँ है? तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पूरे घर में ढूंढते हैं और घबरा के जब वो बाहर जाते हैं तो दूर उन्हें एक साया दिखाई देता है। वो साया जल्दी जल्दी इसमें दौड़ के सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता है। वो लोग जब उसका पीछा करते हुए दौड़ के आते हैं तब उन्हें अचानक पेड़ के नीचे रिमी पड़ी हुई नजर आती है। वो लोग जोर से घबरा जाते हैं और रिमी को उठाते हैं, रिमी उठो उठो, तुमको क्या हो गया? पर अब रिमी के जिस्म में जान नहीं होती, वो वहाँ लाश बन चुकी होती है। सब घबरा जाते हैं। नए शहर में हुए इस हादसे ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। सबसे पहले वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ, रिमी इस पेड़ के नीचे कैसे आई और अचानक उसके साथ ही क्या हादसा हो गया। वो लोग रिमी को लेकर फौरन हॉस्पिटल भी जाते हैं इस आस में कि कहीं वो बच ना जाए, पर डॉक्टर भी वहाँ बोलते हैं कि अचानक सांस के रुकने की वजह से और दिल की धड़कनें बंद होने की वजह से रिमी मर चुकी है। पूरा परिवार टूट जाता है। सीमा बहुत ही घबराई हुई होती है। उसके माँ बाप तो पूरी तरह से बेजुबान ही हो चुके होते हैं। ऐसे माहौल में वो तय करते हैं कि ऐसी मनहूस जगह पे उन्हें और नहीं रुकना है। सीमा का पति सुनील फौरन ही अपने ऑफिस में वापस अपनी ट्रांसफ़र की अर्जी दे देता है। ऑफिस वाले भी उसकी हालत को समझते हैं और तय करते हैं कि उसे ट्रांसफ़र दे देंगे। उसी रात सुनील, सीमा, उसके माता पिता सो रहे होते हैं, पर सीमा की आंखों में नींद नहीं होती है। वो उस रात की बात को सोच रही होती है कि अब तक उसने सुनील और उसके सास ससुर को वो रात की बात नहीं बताई है। तभी उसे अचानक आवाज़ सुनाई देता है, सीमा, सीमा। सीमा इस बार पूरी हिम्मत से उठती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उस साय का रिमी के साथ हुए हादसे में कोई ना कोई हाथ है। और रिमी उस दिन उसका पीछा करते हुए वहाँ तक गई थी। वो रिमी के साथ हुए हादसे की जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद को समझती है। इसीलिए बिना किसी को बोले वो घर से बाहर निकलती है। तभी उसे दूर वही साया दिखाई देता है। वो घर से बाहर जैसे ही निकलती है दरवाज़ा फटाक से बंद हो जाता है। सीमा घूम के देखती है तो उस छत पर से एक साया उसे देख रहा होता है और अचानक वो साया उल्टा हो जाता है और अपने हाथ और पैरों के बल दीवारों से चिपकली की तरह रेंगते हुए नीचे आने लगता है। सीमा घबरा जाती है, दौड़ के आगे निकल जाती है। साया वैसे ही रेंगता हुआ उसके पीछे आ जाता है। सीमा भागती हुई जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचती है, वो साया पेड़ के अंदर गायब हो जाता है और पेड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चोटी नीचे आके जैसे ही उसे लपेटने वाली होती है, तभी एक बड़े से चाकू से कोई उस चोटी को जोर से चिल्लाते हुए काट देता है और अंदर से एक बहुत जोरों की चीख सुनाई देती है और उस पूरे पेड़ में आग लग जाती है।
तभी एक औरत सीमा का हाथ को खींचती हुई उसे वहाँ से दूर घसीट लाती है। इस सारे हादसों में सीमा के सास ससुर और उसके हस्बैंड का भी नींद खुल चुका होता है और वो लोग जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा के, सीमा तुम बाहर क्या कर रही हो, बाहर से दरवाज़ा क्यों बंद किया है, खोलो बोल के बता रहे होते हैं। सीमा सुध-बुध खोकर नीचे बैठ जाती है। तभी वो औरत जाके दरवाज़ा खोलती है और सीमा के हस्बैंड और उसके सास ससुर बाहर आ जाते हैं। सीमा को इस हालात में देख के वो भी घबरा जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, और उस औरत की तरफ देख के पूछते हैं तुम कौन हो, क्या हुआ यहाँ, और इस सामने पेड़ क्या जल रहा है। तब वो औरत बताती है मैं इसी घर में कभी रहा करती थी साहब, मेरे मालिक और मालकिन इसी घर में रहा करते थे। उनकी बहू जो एक बहुत ही बुरी औरत थी और सिर्फ पैसों के लालच में ही उनके बेटे से शादी की थी, वो साजिश करके एक के बाद एक अपने सास ससुर को मार डालती है। मगर इस बात का पता उसके पति को चल जाता है और गुस्से में आकर वो उसे इसी पेड़ के नीचे छुरा भोंक कर मार दिए होते हैं। उसके बाद उसके हस्बैंड को जेल हो जाती है, मगर उसके बाद से ही वो चुड़ैल बनकर इसी पेड़ में रहती है और ऐसे बहुत सारे हादसे यहाँ आसपास हो चुके होते हैं। ख़ास तौर पर इस घर में आकर रहने वाले लोगों को बहुत तंग करती है। बहुत पहले से ही ऐसे 2 मौत हो चुके होते हैं, इसीलिए शहर का कोई इस घर में रहने आता नहीं है। आप लोग नए हो और आपका ऑफिस भी यहाँ पर शायद नया ही है, इसीलिए किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाकर ये घर दे दिया। आप लोग यहाँ से चले जाओ। आज तो चुड़ैल का चोटी काट कर मैंने आप लोगों को बचा लिया, मगर आगे पता नहीं मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। तब सीमा और सुनील उससे पूछते हैं मगर आप इतना खतरा मोड़ लेके यहाँ पर क्यों रहते हो। तब वो बोलती है क्योंकि मेरे साथ मेरे मालिक और मालकिन का अच्छे साय का भी असर है। हालांकि वो उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं उसका मुकाबला कर पाती हूँ और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उस दिन मैं थोड़ी देर से यहाँ पहुँची, इसीलिए रिमी के साथ वो हादसा हो गया। आप लोग जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ। और अगले ही दिन सुनील अपने माता पिता और सीमा को लेके वहाँ से निकल जाता है और बड़ी हैरानी से सीमा जब पीछे देखती है तो पता नहीं क्यों उसे लगता है कि वो पेड़ वहाँ फिर से खड़ा हो गया है और उस पेड़ के ऊपर से एक साया उसको आवाज़ दे रही है, सीमा सीमा।